नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे एवं अन्य सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और जो है आज हम बात करेंगे रेलवे अप्रेंटिस के बारे में, जिसमें एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है काफ़ी जो है अलग अलग जोनों पे, जिसमें NFIR जो है उसकी मीटिंग हुई है बोर्ड से, और उसमें बात करी गई है अप्रेंटिस कोटे को बढ़ाने की और उसमें जो है GM पावर को देने की। तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो उसमें ये भी हम पता करेंगे कि जो है कि क्या NFIR और AIRF से बात हो रही है रेलवे बोर्ड में अप्रेंटिस के विषय में, क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि कई अप्रेंटिस लोगों की जो है जान चली गई है काम के दौरान। तो काम करते हुए रेल का ऐसा काम है कि अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो आपके हाथ पैर आँख नाक कुछ भी जा सकता है, क्योंकि जो है एक हैवी वर्क है और जो है एक सेफ्टी वर्क है जिसमें स्किल्ड वर्कर की ही डिमांड होती है। नॉन स्किल्ड वर्कर इसमें जो है नहीं आ सकता है, क्योंकि जो है इसमें काम की जो स्ट्रक्चर है, जो काम का वो तरीका है, वो बहुत ही ज़्यादा कैजुअल नहीं है। इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सावधानीपूर्वक काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसमें स्किल्ड वर्कर की डिमांड रहती है और सरकार स्किल्ड वर्कर लेना नहीं चाहती। लगभग 10 लाख से भी ऊपर स्किल्ड वर्कर यानी अप्रेंटिस जो है कर के बैठे हैं, जो ऑलरेडी डबल स्किल होते हैं, जिसके पास ITI से लेके जो है अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होता है। उनको अगर ये मौका दे तो जो है इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन इसके बारे में जो है यूनियन बात करती रहती है समय समय पे। तो यही एक बात है। तो चलिए आइए हम देखते हैं। उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि रेलवे अप्रेंटिस में क्या कुछ बदलने वाला है। तो इसी के आधार पे हम कह रहे हैं कि NFIR और AIRF जो है मीटिंग कर रही है, लेकिन उतनी तेज़ी से, उतनी तत्परता से मीटिंग नहीं चल रही है, क्योंकि इस समय जो है OPS और जो है 8th पे कमीशन का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और उसी पे ध्यान दिया जा रहा है। तो अप्रेंटिस के बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन ये अप्रेंटिस के बच्चों का काम है, लगभग 10 लाख की संख्या है इनकी। तो 10 लाख लोगों का काम है कि ये उस और ध्यान को आकर्षित करें और जो है यूनियन को अपनी बात को प्रेजेंट करें, नेताओं को अपनी बात को प्रेजेंट करें, ताकि जो है जल्दी ही फैसला हो। क्योंकि लगभग 1 लाख वैकेंसी बोल चुके हैं कि ग्रुप डी की आने वाली है, टेक्नीशियन की आके जा चुकी है। तो आपको अब बचा कुछ नहीं है। जो है आपको ग्रुप डी में 20%, अगर 1 लाख आई हुई तो 20% का 20,000 ही होता है। और 10 लाख जो है अप्रेंटिस कर के बच्चे बैठे हैं लगभग। तो अगर 20,000 को 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो लगभग 50 आदमी एक पोस्ट पे आएगा। लेकिन आपको पता ही है कि पोस्ट कहीं ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, कहीं कम अप्लाई करते हैं। तो उस जैसे पिछली बार भी लगभग 16,000 यानी 20,000 से प्लस वैकेंसी में लगभग 16,000 ऑल ओवर इंडिया में सिलेक्ट हुए हैं अप्रेंटिस के बच्चे। हमारी सीटें खाली चली गई। उससे पहले 12,000 वैकेंसी थी, लगभग 2,000 भी नहीं सिलेक्ट हुए थे। हमारी 10,000 वैकेंसी ट्रांसफ़र हो गई थी। तो ये जो ट्रांसफ़र होने का चक्कर है और जो कोटे का चक्कर है, इसको हम देखेंगे और बात करेंगे इसके बारे में। उससे पहले हम देखते हैं कि NFIR ने क्या बात करी है। तो हम इस पे आ चुके हैं और आप देखेंगे इसके अंदर कि जो है ये NFIR के जनरल सेक्रेटरी ने डिस्कस किया है मामला CRB CEO 28/6/2024 को, यानी कि पुराना हो चुका है काफ़ी, 18 दिन लगभग। तो इसमें उन्होंने बात करी है। तो इसमें और हम हमारे किसी काम का मैटर नहीं है, तो इसमें हम और किसी काम में बात नहीं करेंगे, हम सीधे अपनी बात आएंगे। जो 5वां पॉइंट है वो हमसे संबंधित है। और 5वें पॉइंट में क्लियरली बोला गया है कि जो है प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ फिलिंग ऑफ 20% कोटा बाय CCA थ्रू RRC टू बी मॉडिफाइड बाय डेलीगेटिंग पावर ऑफ GM। ये बहुत ही अच्छी बात करी है और खुल के बात करी है। इसके अंदर जो है उन्होंने ये नहीं कहने की कोशिश करी है कि जो है क्या किया जाएगा। अब देखिए सीधी सी बात है कि या तो हमको GM पावर दे दी जाए, या तो हमारा कोटा को बढ़ा दिया जाए। जो हमारा कोटा है 20% का, उसको इंक्रीज़ किया जाए। देखिए इसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। क्यों, आप समझिए इस बात को। क्योंकि अभी 20% कोटा है और एक ग्रुप डी की क्वालिफिकेशन होती है 10th पास। अब इन्होंने उसमें ITI भी जोड़ दिया। चलो ठीक है, ITI भी जोड़ दिया है। अब ITI जोड़ने के बाद भी ये आप देखेंगे कि ITI के जोड़ने के बाद भी ये दोनों क्वालिफिकेशन तो एक अप्रेंटिस कैंडिडेट होल्ड करता ही है। एक CCA कैंडिडेट के पास एक और क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा होती है, वो होती है उसका CCA सर्टिफिकेट। यानी कि वो 10th पास भी है, ITI पास भी है और CCA पास भी है। और सबसे बड़ी बात है कि वो कोई नखरे नहीं करेगा। अगर सरकार को लगता है कि जो है बार बार पैसा खर्च करने से अच्छा है बार बार DV बुलाए, आज तक DV चल रहे हैं 2019 के, बार बार कट ऑफ डाउन करके बुलाया जाता है, कहते हैं कि समानता का अवसर दिया जाए। जब वो जॉब नहीं करने चाहते तो आप उनको घर से उठा के लाएंगे क्या? वो अगर करने में होते तो पहली बार में भी आ जाते, दूसरी बार में भी आ जाते। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे हर्ट होता है। जो कैंडिडेट बेचारा जिसको नौकरी नहीं मिल रही है वो सोचता है कि बताइए, जिसको मिल रही है वो जा नहीं रहा है। तो आपको चाहिए कि आप जो है 20% का कोटा है जो, उसको इंक्रीज़ करके 50% करिए।
इसको, और ये डिमांड आपको रखनी चाहिए। जीएम पावर भी रखिए, और अगर उनको एक ऑप्शन दीजिए साथ में। अगर आप एक ऑप्शन नहीं देंगे तो फिर वो आपका एक जो जैसे होता है कि सिंगल रास्ता होता है, तो उस सिंगल रास्ते पे वो हाँ या ना वाली बात होती है। जैसे अभी ओल्ड पेंशन स्कीम पे बात चल रही है, तो एनपीएस है, आप समझिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, और एक ओपीएस है। अब वो कह रहे हैं कि एनपीएस को स्क्रैप करो, ओपीएस को दो, ठीक। अब सरकार कह रही है कि हम जीपीएफ देंगे, हैं, गारंटेड पेंशन स्कीम जीपीएस देंगे। अब आप सोचिए, इन्होंने ऑप्शन दिया ये, हमने इसको रिजेक्ट किया। अब हमने कहा ओपीएस दो, उन्होंने कहा ओपीएस हम नहीं देंगे, यानी कि ये हम नहीं लेंगे, ये वो नहीं देंगे, अब बचा ये। तो ये हो सकता है 90% है कि यही एक्सेप्ट होगा। तो कहने का मतलब है कि आप भी दीजिए कि 20% हमको नहीं चाहिए, 50% जीएम पावर हमको चाहिए, और नहीं हुआ तो 50% हमको ग्रुप डी और टेक्नीशियन की वैकेंसी में, ग्रुप डी और टेक्नीशियन की वैकेंसी में हमको ये दिया जाए। क्यों? क्योंकि टेक्नीशियन का भी सिलेबस और टेक्नीशियन की भी वो सारी चीज़ें सेम हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। टेक्नीशियन में भी जो है वो 10th प्लस आईटीआई मांगा जाता है, और आईटीआई अप्रेंटिस के पास एक चीज़ एक्स्ट्रा हमेशा ही रहेगी कि सीसीए, और दूसरी बात वो स्किल्ड कैंडिडेट हैं, वो कोई नखरे नहीं करेंगे, वो हर काम रेल में करके आए हैं, हर परिस्थिति को जानते हैं वो कि रेल कैसे चलती है, क्या होता है, क्या काम है। वो अधिकतर उनको टाइम टाइम पे बदला, एक अप्रेंटिस कैंडिडेट को पूरी वर्कशॉप में घुमा दिया जाता है, अलग अलग सेक्शन में, उसे महीने 2 महीने, महीने 2 महीने ऐसे से करते, तो वो हर सेक्शन को थोड़ा थोड़ा जान जाता है, तो उसको बेसिक जानकारी हो जाती है। तो जो डायरेक्ट भर्ती होते हैं उनको कोई जानकारी नहीं होती है, तो उस जानकारी के अभाव में वो जल्दी काम करते हैं, और उसमें लापरवाही का शिकार होकर अपने अंग भंग कर लेते हैं, या फिर जो है रेल को नुकसान हो जाता है। तो आप इसको जानने की कोशिश करिए कि हमको एक बीच का रास्ता देना है। 20% हमको नहीं चाहिए, जीएम पावर हमको चाहिए, नंबर 1। उसके बाद अगर ये नहीं देते हैं तो हमें 50% का रिजर्वेशन चाहिए सीसीए को, ग्रुप डी और ग्रुप सी की वैकेंसी में। अब ग्रुप डी और सी की वैकेंसी में हमको चाहिए, लेकिन हम इसमें अपने मेमोरेंडम में ये बात भी मेंशन करेंगे कि अगर अगर हमारी जो है 50% सीट नहीं भरी जाती है, तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, अगली बार हो जाएगा। और अगर इस पर बात नहीं बनती है तो कहीं ठीक है, आप हमें 50% दीजिए, अगर हमारी भर्ती नहीं भरती है तो आप उसको जनरल कैंडिडेट से भर ले, ताकि आपको भी नुकसान नहीं होगा, बार बार डीवी के लिए नहीं बुलाना पड़ेगा। लेकिन पहले हमारे 50% कैंडिडेट जो भी क्वालिफाई होंगे वो भरे जाएंगे। अब आप इसमें कई बच्चे विरोध करेंगे कि जो है एग्ज़ाम हम नहीं दे सकते, या क्या है क्या नहीं है। तो एग्ज़ाम में जैसे पिछली बार की छूट है वही इम्प्लीमेंट हो जाती है, कि जो है आपको फिजिकल में छूट मिल जाएगी। तो फिजिकल में छूट मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि फिजिकल जो है वो मेन टफ होता है। एग्ज़ाम में आप क्राइटेरिया जो है वो 30% का है, 30 और 40% का, तो आप इतना ले आएंगे अगर आप पढ़ाई करेंगे। पुराने बच्चे थोड़े से जो है वो है, क्योंकि एक बार पढ़ाई से वो हट चुके हैं, इस वजह से उनको दिक्कत है। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो आसानी से 30-40% ले आएंगे। अब आप सोचिए कि जो है अगर वो जीएम पावर देते भी हैं तो वो जीएम पावर 2009 के बैच से लागू होगी। 2009 के बाद से कोई ज्वाइनिंग दी नहीं गई है कहीं पे। एक बार 17 में सेंट्रल रेलवे में दी गई थी, जब मोदी सरकार आई थी, तो उसके बाद बंद कर दी गई थी। तो बहुत सारे बच्चे पेंडिंग पड़े हैं, और अपना अगर टाइम का इंतजार करेंगे तो आज 2009 से लेके आज अगर 2024 है, अब आप सोच लीजिए कितने सालों का अंतर हो गया, 14-15 साल का। तो वो बैच वाइज चलता है जो जीएम पावर है, लेकिन जीएम पावर सबसे बेस्ट है। जीएम पावर ये इसलिए बेस्ट है क्योंकि आपको नौकरी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर, ये है, उसमें श्योरिटी है 100% की। और अगर हमें 50% मिल जाता है कोटा तो भी श्योरिटी है, समझिए। आप समझिए अगर 1 लाख वैकेंसी है और 50,000 हम भरे जाएंगे तो 50,000 बहुत होते हैं। 50,000 ग्रुप डी में हुआ, अब मान लीजिए 5 साल के बाद ही निकलेगी, तब भी फिर 50,000 निकलेगी, क्योंकि ग्रुप डी सबसे ज़्यादा वैकेंसी देता है, क्योंकि सरकार को नंबर दिखाने होते हैं। तो नंबर दिखाने के अंदर ग्रुप डी में ही सबसे एक तो सस्ता वेतन होता है, 27-28 हज़ार रुपये सैलरी बनती है ग्रुप डी एम्प्लॉय की। तो उसको जहाँ पे एक एनटीपीसी का कैंडिडेट रखने से अच्छा है, या एक लोको पायलट रखने से अच्छा है। लोको पायलट आपसे 3 गुना पैसे ले जाता है, लगभग वो नया भी भर्ती होगा तो 55,000 से ऊपर लेके जाएगा, 2 गुना। तो कहने का मतलब यह है कि आप टेक्नीशियन और लोको पायलट, जो टेक्नीशियन होता है और जो ग्रुप डी होता है, इसको आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी 1 लाख में 50,000 ग्रुप डी हो गई, और उसी के बाद जो है टेक्नीशियन की अगर मान लीजिए 10,000 20,000 भी निकलती है, तो 10,000 आपका वो हो गया। तो टोटल 60,000 कैंडिडेट हर साल निकल जाएंगे, नहीं तो 5 साल में भी निकलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो है वैकेंसी इतनी है ही नहीं। अब आप ही खुद ही सोचिए कि 1 लाख वैकेंसी अगर वो निकालते भी है ग्रुप डी में, तो कैंडिडेट जो है वो 10 लाख है अप्रेंटिस में।
अब 10 लाख कैंडिडेटों को वो 1 लाख से एक बार में कितनी वैकेंसी दे देंगे? पूरी 1 लाख तो नहीं दे सकते हैं। जैसे आप विरोध कर रहे हैं वैसे जो है और लोग भी विरोध करेंगे। जो 10वीं 12वीं पास है, जो ITI पास है, वो कहेंगे नहीं कि हमने अप्रेंटिस नहीं करी है तो क्या हमको भर्ती नहीं करता, वो नहीं मिलेगी, भर्ती का मौका नहीं मिलेगा। तो आप समझिए बात को कि विरोध के स्वर उठने लग जाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जो है हमको 20% नहीं चाहिए, या तो हमको GM पावर दीजिए, और GM पावर नहीं दे सकते तो हमको 50% ग्रुप डी और ग्रुप सी की वैकेंसी में हमको रिजर्वेशन दीजिए। हाँ, हम आपके लिए ये कर सकते हैं कि अगर हमारे 50% कैंडिडेट नहीं मिलते हैं बाई चांस, वैसे तो हमारे को मिल जाएंगे, लेकिन अगर बाई चांस नहीं मिलते हैं तो आप उसको जनरल से दे दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको ये होगा कि आपको खाली सीटें नहीं जाएंगी। तो कैरी फॉरवर्ड वाला तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 50% में मान लीजिए हमारे उम्मीदवार 30% मिलते हैं, तो जो है 20% वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। वैकेंसी थोड़ी बहुत कैरी फॉरवर्ड होती है, वो एक कोटा होता है। 50% बहुत ज़्यादा कोटा हो गया, आपका आधी भागीदारी हो गई है। तो इस बात को जो है NFIR ने उठाया है कि जो है पॉलिसी 20% में चेंजेस किया जाए। अब क्या चेंजेस किया जाए इन्होंने ये क्लियर नहीं किया, ना इनकी वेबसाइट पर है, हमने देखा इसको। तो आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, लेकिन यही है कि अभी मैटर शांत है। AIRF भी कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं है इस मामले में, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो एक्टिव हों, और आपको एक्टिव करना पड़ेगा। अगर कुछ हो रहा है तो उसे जगाने का काम आपका है। आपकी संख्या 10 लाख के करीब है। जब से BJP सरकार आई है तब से लगभग हर साल 1 लाख वैकेंसी जो है अप्रेंटिस करते हैं, क्योंकि इतने सारे जोन हैं अपने। हर जोन से निकलती है लगभग 3,000 2,000 4,000 ऐसे वैकेंसी निकलती है। तो 1 लाख सालाना हो ही जाता है, क्योंकि अगर 20 जोन है मान लीजिए और 1-1 हज़ार निकलती है वैकेंसी, तो 20,000 वैकेंसी हो गई। और पहले के भी हैं, अब के भी हैं, कहीं कहीं पे ज़्यादा निकलती है, कहीं कम निकलती है। तो इस मिला के कोल ओवरऑल 1 लाख वैकेंसी हर साल मानते हैं। तो 10 साल में 10 लाख वैकेंसी तैयार है। हम पुराना नहीं जोड़ रहे हैं, हम नया ही रखते हैं। चलो, तो 10 लाख वैकेंसी बहुत होती है। और अगर 10 लाख वैकेंसी में ग्रुप डी में 1 लाख वैकेंसी भी आती है, तो 20% के हिसाब से आपको मात्र 20,000 पोस्टें मिलेंगी। और 20,000 पोस्टों में 1 लाख जस्टिफाई होता नहीं है, 10 लाख जस्टिफाई होता नहीं है, सॉरी। तो इसीलिए हम आगे आपसे यही बात करेंगे। तो थंबनेल पे आते हैं और बात करते हैं कि क्या जो है NFI और AIRF से बात हो रही है। तो बात हो रही है, लेकिन उतनी एक्टिव बात नहीं हो रही है। जो है इसके लिए आपको एक्टिव करने के लिए आपको दिल्ली आना पड़ेगा, समय समय पर बात करनी पड़ेगी, अपना ज्ञापन देना पड़ेगा। ज्ञापन वो दीजिए जो एक्सेप्ट हो जाए, ज्ञापन वो नहीं दीजिए जो एक्सेप्ट ना हो। जैसे कि पिछली बार जो है फिटमेंट फैक्टर हुआ था जब 7th पे कमीशन में, तो ज्ञापन दिया गया था कि हमारा इतना फिटमेंट फैक्टर किया जाए, लेकिन सरकार उससे बीच में मान रही थी। लेकिन हम जो है यूनियन उसको नहीं मानी। तो बाद में क्या हुआ कि जो सरकार ने पहले दिया था वही दिया, उसने बीच का भी नहीं दिया। तो कहने का मतलब मांग वही करी जाए जो एक्सेप्ट हो, और मांग वो ना की जाए जो ना एक्सेप्ट हो। लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी लड़ते लड़ते उम्र बीत जाएगी, लेकिन सरकार का कुछ नहीं है। वो 5 साल हैं, दोबारा इलेक्शन होगा, दोबारा जीत जाएंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इसी कार्यकाल में दबाव बना के जो ले सकते हैं आप, उसको आप वो लीजिए। उसके बाद की लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई छोड़नी नहीं है। लेकिन अभी आपको जो मिल रहा है आप उसको लीजिए। तो कई अप्रेंटिस की जान जा चुकी हैं, उनकी भरपाई कौन करेगा? तो वही बात है कि आप लड़ते लड़ते कहीं शहीद ना हो जाएं, उससे पहले है कि आपको जो मिल रहा है आप वो लीजिए। उसके बाद आप अपनी लड़ाई निरंतर जारी रखिए। तो रेलवे अप्रेंटिस में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल बड़ा होगा, कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर अप्रेंटिस को हमारे 50% कोटा मिलता भी है या 20% अभी है, तो उसके अंदर हमारे को जो है 1/3 मार्क्स दिया जाता है, वो भी अच्छा है। उसके बाद हमारे को जो है फिजिकल में छूट है। ये फिजिकल की छूट तो हमेशा बनी रहनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए पुराने छात्र हैं, दौड़ नहीं सकते हैं, कई ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। तो फिजिकल की छूट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और 1/3 जो है मार्क्स है। अब इसके अंदर जो है कई बच्चों में विरोधाभास है, तो इसकी वीडियो हम एक अलग सेपरेट बनाएंगे, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि 1/3 से किसको नुकसान है, किसको फ़ायदा है, और ओवरऑल देखेंगे कि इसमें किसी को फ़ायदा या नुकसान है या नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो ये चेंजेस होंगे वो बात की बात है, लेकिन फर्स्ट हमें 50% रिजर्वेशन चाहिए, 50%, जिसके अंदर हमारा टेक्नीशियन और ग्रुप डी होना चाहिए। लोको पायलट को हमने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि लोको पायलट में साइको होता है, और साइको में दिक्कत हो जाती है बच्चों को। अगर वो 5-10% पास भी हो जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसीलिए हम मैक्सिमम चीज़ को टारगेट करेंगे और मैक्सिमम चीज़ अचीव करने की कोशिश करेंगे। छोटे में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर बड़ी पेचीदा हो जाएंगे। आँखों की भी दिक्कत होती है अप्रेंटिस में, कई लोग मेडिकल में थोड़े स्लो होते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नीशियन और रेलवे ग्रुप डी सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है, तो हम इसी पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो अब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो जो भी अप्रेंटिस कर रहे हैं वो भी सावधानी से करें, क्योंकि जान की कीमत बहुत ज़्यादा है। आपकी जान आपके परिवार के लिए बहुत कीमती है, चाहे रेल के लिए हो चाहे ना हो। लेकिन आप खुद भी जानते हैं कि आपके परिवार वाले बड़ी उम्मीद से भेजते हैं, और वो चाहते हैं कि आप 1 साल की ट्रेनिंग करके आएँ और तैयारी करें और जल्दी से रेल की सेवा करें।
और बाकी जो भी है चैनल को, अगर आप नए हैं तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो है अच्छे से तैयारी करते रहिए। जल्दी ही वैकेंसी आएगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।